हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं? जैसा कि नाम से ही पता है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता। ये समाज कल्याण के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। तो इनका मीनिंग देख लेते हैं। जो एनपीओज कहते हैं, इसे एनपीओ शॉर्ट में, तो ये वो संस्थाएं होती हैं जो कि समाज कल्याण के लिए जिनका निर्माण किया जाता है। इनका जो उद्देश्य होता है कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये कोई प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, ये केवल समाज कल्याण के लिए ही काम करती हैं। ये संस्थाएं, इनको हम एनजीओज भी कहते हैं। आपने सुना होगा आज बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो सिर्फ समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उन्हें एनपीओ से कहते हैं, जिनका लाभ कमाना कोई उद्देश्य नहीं होता। ना तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, ना तो कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, ना कोई सेल परचेज या ट्रेडिंग करती हैं। ये केवल समाज कल्याण के लिए कार्य करती हैं। अब ये प्रश्न आता है कि अगर ये समाज कल्याण के लिए कार्य करती हैं और कोई ट्रेडिंग नहीं करती, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? किसी भी काम को करने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होती है, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। तो इनके पास पैसा आएगा कहाँ से जब ये कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? तो दोस्तों, ये होता क्या है, इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ मेंबर्स तो चाहिए। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं और फिर ये अपने मेंबर्स जोड़ती हैं। वो अपने संस्थाओं में उन कुछ मेंबर्स को लेकर आती हैं, सदस्यों को लेकर आती हैं। जैसे हम ही लोग हैं, जैसे एनजीओज होती हैं, हम उसके सदस्य बन जाते हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज के उत्थान में योगदान देना चाहते हैं, तो वो उसके मेंबर्स बन जाते हैं। जब ये मेंबर बनते हैं तो कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं, मेंबरशिप फीस देते हैं, तो ये इनसे जनरेट होती हैं। तो इनके जो मेन सोर्सेज होते हैं वो होते हैं सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, तो इन्हें मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिलता है। जो इनके मेंबर्स बनते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो वो कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं या फिर कुछ दान मिलता है इन्हें। जैसे कोई सरकार से दान मिल जाए या फिर किसी बड़े संस्थाओं से दान मिल जाए। और इसके अलावा कुछ जो हैं ये अपनी जितने पैसे होते हैं जो इन्हें मिल चुका है दान वगैरह, उसे वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे उस पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इनकम होती है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, तो ये देख लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन डेट आर फॉर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड आर सेटअप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यानी धर्मार्थ कार्य के लिए कार्य करते हैं, समाज सेवा के लिए। विच फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, बिना किसी प्रॉफिट के काम करते हैं। दियर एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स टू एनी एंड मे नॉट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। The major source of their income usually are subscription from their members donation। ठीक है, मेंबर्स जो है वो डोनेट करते हैं, फिर ग्रांट इन एड, कुछ दान सहायता वगैरह मिलती है इन्हें, वो होता है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और जो पैसा होता है उसे कहीं ये इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो इनकम आती है वो इनके सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो ये एनपीओज होते हैं, इन्हें वैसे बुक ऑफ अकाउंट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर आप देखें ना, कि आपने पढ़ा भी होगा कि उसमें हमें क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वैसे यहाँ पर इन्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई ट्रेड तो करते ही नहीं, ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कोई सेल परचेज करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो ये जो फंड रेज करते हैं, जितना भी फंड रेज होता है इनका, ये सारा किस में चला जाता है? कैपिटल फंड में। एक कैपिटल फंड बना होता है। जैसे कोई एक काम संस्था कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किस पर्पज़ के लिए कर रही है, तो उसका वो फंड बन जाता है, जिसमें कि जितना पैसा आता है वो उसमें जुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो दे डू नॉट मेंटेन मैनी बुक ऑफ अकाउंट्स एज ट्रेडिंग कंसर्न एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फंड रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर क्रेडिटेड इन कैपिटल फंड और जनरल फंड। ठीक है, तो जितना फंड आता है वो कैपिटल फंड में या जनरल फंड में चला जाता है, और जब इसका फाइनल अकाउंट बनते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन
ये यहाँ पे वैसे कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी ये जो होते हैं ये एक एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट होता है जिसके थ्रू ये रजिस्टर होती हैं। तो वो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, इसके लिए आपने ये एक बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, फिर भी इन्हें बनाना पड़ता है। देखा होगा आपने ऐसी बहुत सारी आजकल NGOs भी आ गई भाई, जिनमें कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, जो इलीगल काम वगैरह कर रहे थे, तो उनके फंड का कोई सोर्स नहीं था। अभी पीछे दिनों आपने सुना भी होगा न्यूज़ में। तो इसके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि ये अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे कि इनका पैसा आया कहाँ, गया कहाँ और किस तरीके से यूज़ हुआ। तो इसके लिए ये बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और इससे इन्हें कंट्रोल रहता है कि उनका जितना पैसा आया वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने इनकम और जो खर्चे हैं उनकी जानकारी के लिए और उनके पूरे साल के एंड में इनका पोजीशन पता लगे कि क्या स्थिति है, कितना पैसा है और कितना नहीं है, उसकी जानकारी इन्हें मिले, इसके लिए ये अकाउंट मेंटेन करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड इन सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड हेल्प देम इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड। ठीक है, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने बुक्स को बनाती हैं, दूसरा फंड के यूटिलाइजेशन के लिए। दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो ये हर साल के अंत में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंत में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। एंड असर्टेन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर and financial position and submit them to statutory authority called registrar of societies। और फिर ये साल के लास्ट में अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लग जाती है और ये अपने वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को जमा कराते हैं। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी लिखा है कि इन्हें लेखा पुस्तकों और व्यापारिक और लाभ तथा हानि खाते बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अभी बताया, इन संस्थानों द्वारा बनाई गई निधि पूंजी अथवा सामान्य पूंजी में जमा किया जाता है। ठीक है, जो भी पैसा होता है वो उस अकाउंट में, जनरल अकाउंट्स में चला जाता है। फिर बहियों को रखने का मुख्य उद्देश्य वैधानिक जरूरतों को पूरा करना तथा उनकी विधि के प्रयोग का नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है और वित्तीय लेखा की समाप्ति पर यह वित्तीय विवरण तैयार। अब जो है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला कि सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू ए स्पेसिफिक ग्रुप पब्लिक एट लार्ज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन without any consideration of caste, creed, color. Its sole aim is to provide service to their free of cost or at nominal cost and not to earn profit। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये तो सेवा प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं, सामाजिक कार्यों के लिए। इसमें आपके हो सकते हैं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स में और भी बहुत सारी चीज़ों में बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी होंगी, स्पोर्ट्स क्लब बन जाते हैं, सुने ही होंगे, या फिर जिम्स वगैरह बनते हैं, या फिर नॉन ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंप्यूटर सेंटर्स भी आजकल खुले हुए हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें बहुत कम फीस ली जाती है। तो इस तरीके से ये सोसाइटीज़ बनाते हैं जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में काम करती हैं और यहाँ पर चाहे तो फीस 0 होती है या फिर बहुत कम ली जाती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है इसका, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड as charitable trust society and subscriber to such organization are called members। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज़ होती हैं और इसमें जो लोग मेंबर बनते हैं, इसके जो सब्सक्राइबर होते हैं इसके, उन्हें मेंबर्स कहा जाता है। जो देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी सिलेक्टेड बाय मेंबर्स। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे चलाने के लिए कोई लोग तो चाहिए, मैनेजिंग कमेटी तो चाहिए। इसमें भी एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो कि इसके मेंबर्स द्वारा चुनी जाती है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो उसमें से कुछ लोग इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बनते हैं जो इस संस्थाओं को चलाते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, लेगेसीज, एड इन ग्रांट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी बताया ही था कि जिसमें जो सोर्स होते हैं इनकम के, जो एक तो सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन, लेगेसीज और एड इन ग्रांट और इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इनकी चर्चा हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे कि आखिर ये क्या कहाँ से इनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। द फंड रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड।
अब इनको जो जिस जिस सोर्स से इनकम प्राप्त होती है जो तो वो उसको हम कैपिटल फंड या जनरल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इनका जो फंड होता है वो फंड क्या होता है भाई, एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि हम है मान लीजिए कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेगी एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन फंड बन जाता है। इसमें जो पैसा आता है वो सारा एजुकेशन में चला जाता है, तो ये सारा पैसा एजुकेशन के अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है द सरप्लस जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर is not distributed among members, it is simply added in capital fund। अब होता क्या है कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो और बैलेंस शीट बनाई होगी तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस से वो बाद में कहाँ जाता है, वो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो अकाउंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ से इनकम आ रही है मेरी, एक तरफ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होता है, यानी कि जितना मेरी इनकम हुई वो एक्सपेंडिचर से कितनी ज़्यादा है, तो वहाँ उसे कहते हैं सरप्लस और इसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो ये जो इतना पैसा आ गया ये प्रॉफिट है, एक तरह से प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सरप्लस आया तो वो जो अमाउंट होता है वो कैपिटल फंड में, क्योंकि जो एक्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पर्पस है, उसका जो अकाउंट बना है उस कैपिटल फंड अकाउंट उसमें ऐड हो जाता है। द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रादर देन कस्टमर और ऑनर। अब इन ऑर्गेनाइजेशन में जो रेपुटेशन आपने देखा होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके बड़े नाम हो जाते हैं, आपने सुना होगा बड़े बड़े नाम हैं। अब उनके जो नाम होते हैं, इनकी जो गुडविल जनरेट होती है, इतना जो रेपुटेशन बनती है, वो इनके जो सब्सक्राइबर होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनके कारण नहीं होता कि भाई ये लोग इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली ये जो होती हैं वो समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया है, समाज में कितना योगदान दिया, समाज कल्याण के लिए कितना किया, इस कारण इनकी जो रेपुटेशन बनती है। इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या इनकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके कारण नहीं होता ऐसा। फिर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर प्रेजेंट ऑफ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स एंड टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अब जो इसमें जो हम बुक ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का वो ये होता है कि एक तो इन्हें पता लगे कि वर्तमान में जो आज की डेट में इनकी सिचुएशन क्या है, कि भाई इनके पास कितना फंड है और इससे ये क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कितना आगे जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है तो उसमें कितने फंड की ज़रूरत होगी और ये कैसे रेज कर पाएंगे फंड। और दूसरा कि ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं, इनको पूरा करने के लिए, जैसे इनको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में इन्हें जमा कराना पड़ता है या फिर ऑडिट होना होता है, तो वहाँ पे इनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीओज़ क्या होते हैं और इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो बाकी जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, बाकी आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही कोर्स कंटेंट्स मिलते रहें और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। ओके, गुड बाय।